सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, आज बुधवार का दिन है और इस दिन जब भी मुलाकात होती है आपकी और हमारी, हम आपके लिए लेकर आते हैं पशुपालन से जुड़ी कोई न कोई नई जानकारी। आज भी आपको पशुपालन पर जानकारी दिलवाएंगे, लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं कार्यक्रम में खबरें खेती की। फसलों के एमएसपी में वृद्धि होने की संभावना, किसानों को होगा फायदा। देश में रोजाना होता है करीब 38 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन। दामों में आए उछाल के चलते रबर उद्योग को मिली राहत। रिकॉर्ड प्याज उत्पादन होने से दामों में बनी रहेगी नरमी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने की संभावना से आगामी खरीफ सीजन में किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को उनकी फसल के बेहतर मूल्य दिलाने के प्रति पूरी कोशिश कर रही है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले और आगामी खरीफ सीजन में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि कर सकती है। एमएसपी के बारे में फैसला लेने वाली संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने खरीफ सीजन धान व दालों सहित 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिश को सामान्यतः मान लिया जाता है। ऐसी दशा में आगामी खरीफ सीजन में उगने वाली फसलों के लिए किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार की पहल के चलते देश में डेयरी उद्योग बढ़ रहा है। देश में रोजाना करीब 38 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का करीब 20% है। देश में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसके चलते डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार देश में रोजाना करीब 38 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का करीब 20% है। बोर्ड के अनुसार होने वाले दूध उत्पादन का करीब 40% हिस्सा किसान घर की खपत के लिए रखते हैं। अन्य 41% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। शेष 19% संगठित डेयरी के जरिए खरीदा, प्रसंस्कृत और बेचा जाता है। बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2015 में समाप्त 5 वर्षों के दौरान डेयरी उद्योग सालाना 4% की दर से बढ़ा है, जबकि संगठित क्षेत्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। मंदी की मार से परेशान रबर उद्योग को रबर के दामों में आए उछाल के चलते है। हाल के दिनों में रबर के दामों में 20 से 25% तक की वृद्धि हुई है। मंदी की मार से परेशान रबर उद्योग को हाल के दिनों में राहत मिली है। ये राहत रबर के दामों में आए उछाल के कारण मिल रही है। रबर बोर्ड के अनुसार हाल के दिनों में रबर के दामों में 20 से 25% तक वृद्धि हुई है। बोर्ड के अनुसार कोचीन में RSS 4 ग्रेड के रबर की कीमत 115 रुपए प्रति किलोग्राम और RSS 5 रबर की कीमत 112 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिससे रबर उत्पादकों को फायदा हो रहा है। पिछले काफी समय से रबर की कीमतें नीचे रहने से रबर उत्पादकों को फायदा नहीं हो पा रहा था, जिससे उनमें निराशा व्याप्त थी। लेकिन हाल के दिनों में रबर के हाल के चलते उनमें उत्साह आया है। हाल के दिनों में रबर के दामों में आए उछाल के अभी और तेज होने की संभावना है। रबर के दामों में हुई वृद्धि के कारण टायर उद्योग पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में इस साल प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। रिकॉर्ड प्याज उत्पादन होने से प्याज के दामों में नरमी बनी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में इस साल प्याज का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2015-16 में रिकॉर्ड उत्पादन होने से इसका भंडारण भी रिकॉर्ड आंकड़े को छू सकता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी NHRDF के डायरेक्टर डॉक्टर RP गुप्ता के अनुसार इस वर्ष देश में रिकॉर्ड 205 से 208 लाख टन प्याज उत्पादन होने का अनुमान है। रिकॉर्ड उत्पादन होने से महाराष्ट्र में प्याज की कीमत 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गई है। विश्व के दूसरे देशों में भी प्याज उत्पादन बेहतर होने से प्याज का निर्यात प्रभावित हुआ है, जिससे भी प्याज के दामों में नरमी बनी हुई है। निर्यात कमजोर रहने से प्याज के दाम घरेलू मांग पर ही निर्भर रहने की संभावना है।
खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के कुछ पहाड़ी भागों में बारिश के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। देश के मैदानी भागों, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के उत्तर पूर्वी भागों, सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। देश के निचले व तटवर्ती इलाकों, कर्नाटक व केरल के ज्यादातर भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे व कुछ स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। हम सभी जानते हैं कि पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय है और इससे अनेक किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन दूध उत्पादन में हमारा दुनिया में पहला स्थान होने के बावजूद भी इसकी मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यानी दूध का उत्पादन और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे पशुपालक बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। साथ ही कृषि वैज्ञानिक नस्लों के सुधार, इनके पोषण और पशुओं के रखरखाव के बारे में दिन रात अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के दक्षिण परिसर स्थित संस्थान में किसानों के लिए और इन पशुपालकों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, इसी विषय पर जानकारी लेते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत को विश्व में पहले पायदान पर पहुंचाने में डेयरी वैज्ञानिकों और डेयरी किसान का योगदान अभूतपूर्व रहा है। देश में पहली बार डेयरी और पशुपालन को केंद्र में रखकर बेंगलोर में सन 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की स्थापना की गई। फिर 1955 में इस संस्थान के मुख्यालय को हरियाणा के करनाल हस्तांतरित कर दिया गया।
और नया नाम दिया गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI। और बेंगलोर में स्थित NDRI बन गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दक्षिणी परिसर। NDRI दक्षिणी परिसर ने विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1923 देश सेवा में योगदान दे रहे इस संस्थान के वैज्ञानिकों और डेयरी किसानों की मेहनत से आज दक्षिणी राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उत्तम नस्लें विकसित की गई हैं, गुणवत्ता वाले दूध की उपलब्धता है और किसानों की आमदनी में भी बढ़िया इजाफा हुआ है। बेंगलोर में स्थित इस संस्थान में कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए थे और यहां जारी वैज्ञानिक डेयरी फार्म से बेहद प्रभावित हुए। संस्थान के रजिस्टर में गांधी जी ने पोरबंदर का किसान साउथ इंडिया का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के लिए और पुदुचेरी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने देखा है से क्रॉस ब्रेड एनिमल कर्नाटक से जो पंजाब में ले गया है उनका प्रोडक्टिविटी क्या है, 30% प्रोडक्टिविटी उनका ज़्यादा रहता है वहाँ, क्योंकि वहाँ फीडिंग है, फॉडर है, उसका बहुत ज़्यादा मिलता है। सो उसी गाय को जब वो पंजाब में ले जाता है, हरियाणा में ले जाता है, उसका प्रोडक्टिविटी 30% ज़्यादा हुआ है। इससे हमको पता लगा है कि जो फीड और फॉडर से कम 30% का वेरिएशन, प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन कर सकता है। इसका बारे में हमारा सभी फार्मर्स ने इसका बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि अपना जो रिसोर्सेस है उसका मुताबिक ही जो एनिमल्स कैटल का ब्रीड लेना है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। इसी दिशा में हमारे पास एक लोकल देसी तली है, उसका नाम होता है कि देवनी है। जैसे राजस्थान में तरपारकर है, गुजरात में गिर है, हरियाणा में हरियाणा ब्रीड है, ऐसे लोकल होता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर में एक देवनी होता है। इस देवनी का कैटल को हम लोग 10 साल से पाल रहा है और हमने ये देखा है इस देवनी एनिमल से भी हम काफ़ी दूध को ले सकता है। साथ में जो एग्रीकल्चरल काम और डेयरी हस्बेंड्री काम के लिए ड्राफ्ट एनिमल जो बोलता है उसको जो इस काम के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकता है। काफ़ी ये संशोधन चल रहा है और इस गाय को हम ज़्यादा दूध लेने के लिए और एक कोशिश करने का सोच रहा है कि क्यों नहीं जो ज़्यादा दूध देने का तरपारकर है, नहीं तो रेड सिंधी है, नहीं तो साहिवाल और गिर है, इसके साथ क्यों नहीं हम इसको क्रॉस करके इसको अभिवृद्धि न करें। ये देशी तली का ये एडवांटेज होता है कि इससे इसको ज़्यादा डिसीज़ नहीं आता है, मास्टाइटिस का ज़्यादा डर नहीं रहता है, फुट एंड माउथ एंड डिसीज़ का ज़्यादा ये नहीं रहता है। इसीलिए इसको वेटरनरी जो केयर होता है वो थोड़ा कम लग जाता है, नहीं तो डिसीज़ का कुछ डर नहीं लगता है। क्योंकि आजकल का एक्सपोर्ट के लिए जब भी करना है हम लोग एक सर्टिफिकेशन देते हैं कि देना पड़ता है कि ये डिसीज़ फ्री जोन से इस दूध को लिया गया है। सो डिसीज़ को कम करना एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए हमारा देशी गाय को यूज़ लोग डेयरी का अभिवृद्धि डेवलपमेंट किया तो इस ऐसा सर्टिफिकेट देने में हम लोग को इजी हो जाता है। सो इस कारण से इसका दिशा में भी बहुत काम चल रहा है। ये छोड़ के हमारा ये है कि हमारे पास ये दूध से नए नए प्रोडक्ट बनाना है। उस प्रोडक्ट को बोलता है योगर्ट बोलता है, मिल्क स्वीट्स बोलता है, और चीज़ है और दही है, और इसका दही के साथ खोवा छना है और पनीर है। ये सब प्रोडक्ट को जैसे स्मॉल स्केल लेवल पे बनाना है इसका बारे में हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है। ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास एक मिल्क पार्लर है जो हमारा स्टूडेंट्स लोग इस प्रैक्टिकल अपना ट्रेनिंग में ये प्रोडक्ट्स बनाता है, वो सब को हम लोग हमारा मिल्क पार्लर का द्वारा इस प्रोडक्ट्स को हम बेचते हैं।
और इससे क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट्स के उनको भी ट्रेनिंग अच्छा तरफ से मिल जाए। इसी साथ में हमारे पास ये दूसरे डेयरी साइंस कॉलेज जो भारत देश का दूसरे डेयरी साइंस कॉलेजेस है, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, बिहार में हैं, वेस्ट में, उन लोग सब स्टूडेंट्स आके यहाँ ट्रेनिंग ले जाने के लिए आते हैं। ये तो एक हम लोग बोलते हैं ये इस कैंपस को इट्स ए टेम्पल ऑफ डायरिंग इन इंडिया बोलते हैं। इस इंस्टीट्यूट का और एक बहुत महत्व का विषय ये है, हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1927 में यहाँ आके 15 दिन के लिए रुक के ट्रेनिंग लिए थे। इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े लोग जो डेयरी विभाग में हैं, लाइक श्री वर्गीस कुरियन और है DN करोड़ी और दातार सिंह, ये डॉक्टर के अय्या, ये सब इसी संस्था में पढ़ के डेयरी विभाग में अपना सेवा करके किया है। एंड देन ये तो क्रेडल ऑफ इंडियन डायरिंग है। इंडियन डायरिंग का शुरुआत इधर ही हुआ है, इसीलिए इसको इंडिया क्रेडल ऑफ इंडियन डायरिंग बोलते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स पूरा देश से आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं। इसके साथ ही हम लोग 11 विलेजेस को भी अडॉप्ट किए हुए हैं। उस विलेजेस में हमारा स्टाफ मेंबर्स जाके रहते हैं और उन लोग अपना डेयरी अभिवृद्धि के लिए उस एरिया में जो काम करना है, जो हमारा फार्मर्स के लिए मदद करना है, वो सब मदद करते हैं। इससे हमारा कांटेक्ट डायरेक्टली फार्मर से रहता है और उससे हमको जैसे ये डायनामिक स्टेट बोलता है, दिन से दिन क्या होता है कि फार्मर्स का भी जो उनको चाहिए वो बदलते रहता है। उसको समझने के लिए हमारा स्टाफ वहाँ रहते हैं। उन लोग समझ के उनका रिक्वायरमेंट जो है, उन लोग जो चाहते हैं, उनको जो रियली आजकल का ज़माना में जो चाहिए उसका बारे में हमको बताने से हम लोग उस दिशा में जो रिसर्च करना है, संशोधन करना है, उस डायरेक्शन में हम जाते हैं। ऐसा हो के इस देश में अभी पूरा अभी 88 ईयर्स 88 साल ये संस्था का पूरा शुरुआत होके हुआ है। इसी दिशा में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जलवायु के अनुसार ढली हमारी देसी नस्लों में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आनुवांशिकीय सुधार और दूध के विभिन्न उत्पादों के साथ NDRI दक्षिण परिसर दूध संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट को उपचारित करने की सस्ती और टिकाऊ तकनीकें विकसित करके पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। ये संस्थान पूरे दक्षिण भारत में डेयरी किसानों को सक्षम बनाने के साथ साथ देश की उन्नति में अहम योगदान दे रहा है। देश और डेयरी किसानों की उम्मीदों को पूरा करने में NDRI दक्षिणी परिसर कामयाब रहा है और आगे भी रहेगा। जो यहाँ अभी इस जितने इन्फॉर्मेशन डायरी का बारे में है बहुत छोटा सा संक्षिप्त में दिए हैं। ये कम से कम 88 साल का जो हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन है हम बहुत छोटा इससे दिए हैं। फिर भी किसी किसानों ने किसी हिंदुस्तान में किसी जगह से यहाँ आना हो के उनका ट्रेनिंग के लिए आना हो तो हमारे पास जो हॉस्टल है, रहने के लिए सुविधा है, खाने पीने का हर जो ट्रेनिंग के लिए जो सुविधा रहना है सब कुछ हमारे पास है। और इसके लिए आप और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ एप्लीकेशन और किसी कारण से हमको मिलना चाहो तो एड्रेस है, पता है, ऐसा है। हमारा इसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं और इसका सदर्न रीजनल स्टेशन भी बोला जाता है। ये बेंगलुरु सिटी का आडुगुडी में, ये आडुगुडी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर में है और बस स्टैंड से भी 8 किलोमीटर में है और एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर पे है। यहाँ आप लोग आके इसको हमको लिख सकता है, हम जवाब देंगे। फ़ोन नंबर चाहिए तो इसको 08057111119 और एक फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ कि वो 08025710661 है।
यहाँ आप फ़ोन भी कर सकते हैं, चाहे तो ईमेल भी भेज सकता है, और नहीं तो आप फैक्स भी दे सकता है। ये सब करके किसी माध्यम से हम लोग कांटेक्ट कर सकता है। आप लेटर भेज सकता है, उसका हम ज़रूर जवाब दे के जो मदद चाहिए, जो हम लोग फैसिलिटीज़ देना है, उस फैसिलिटीज़ देने के लिए कोशिश करते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, तो ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC। ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली, उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों, आप गेहूं की कटाई के काम में व्यस्त होंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि गर्मी पड़ रही है, इसलिए कटाई का काम सुबह और शाम के समय करें ताकि गर्मी से बचा रहा जा सके। कटाई करते समय आप सिर और मुंह पर कपड़ा बांधकर रखें ताकि धूप और का बचाव हो सके। आप आंखों पर चश्मा भी लगा सकते हैं ताकि आंख में बालियां ना लग सकें। पानी का पूरा इंतज़ाम रखें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। साथ साथ कटी हुई फसल को आप रेलवे लाइन, सड़क या तारों के नीचे ना रखें, क्योंकि छोटी सी चिंगारी से भी दुर्घटना हो सकती है। अब चलते चलते आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम में वेस्ट सियांग जिले में कृषि विज्ञान केंद्र जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, उसके द्वारा किसानों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दिलवाएंगे। अब आपसे विदा लेने का समय हो रहा है। आप सभी को नमस्कार।